आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई का इंतजार लंबा हो गया है। शाहरुख खान के घर मन्नत में कल से ही आर्यन खान का इंतजार हो रहा है। मन्नत को सजाया संवारा गया है। उम्मीद थी कि आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल से रिहा हो जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी भी की गई थी, लेकिन आर्यन को आज की रात भी जेल में ही बितानी पड़ेगी। शाहरुख खान की लीगल टीम ने बड़ी मेहनत से आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत तो दिलवाई। उस लीगल टीम के साथ शाहरुख खान ने मुस्कुराते हुए फोटो भी खिंचवाई, लेकिन जमानत मिलने के बाद कहीं ना कहीं आर्यन खान के वकीलों ने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई और प्लान बी तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से आर्यन को आज की एक और रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। आर्यन की रिहाई में आज मिली नाकामी के पीछे कारण क्या हैं और क्या वो कोशिशें की जा सकती थी जिससे आर्यन खान जुम्मे की रात मन्नत में होते, उनके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन वकीलों की चूक से हुई आर्यन खान की रिहाई में क्या देरी? कैश बेल की रिक्वेस्ट करके क्या वकील निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि श्योरिटी बॉन्ड पर ये जमानत दी गई है आर्यन खान को? तो कैश बेल वर्सेस श्योरिटी बॉन्ड, क्या ये वजह रही कि आर्यन खान को एक और रात आर्थर रोड जेल में बितानी पड़ेगी? जल्दबाजी में जूही चावला को जमानत के लिए बुलाया गया, वो जमानत ही बनी। शाम 4:30 बजे वो पहुंची। मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। एक ही सवाल है राकेश, कि कैश बेल की मांग कर रहे थे उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था, लेकिन श्योरिटी बॉन्ड, और क्या इसी वजह से देरी हुई है और उनके वकीलों ने क्या ये सिचुएशन फोर्स ही नहीं की थी? जी बिल्कुल अदिति, जो जानकारों से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने यही बताया कि अगर शाहरुख खान की जो वकीलों की टीम थी, जो सबसे महंगे वकीलों की जो टीम मानी जाती है, खासतौर से सतीश मानेश शिंदे जो इसे लीड कर गए थे, उसमें कहीं ना कहीं प्लान बी का ना होना जो है वो आज उनकी सबसे बड़ी चूक थी। इन्होंने जैसे ही कैश बेल के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये मानकर के शायद चल रहे थे कि कैश बेल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन जब आज तकरीबन 2:30-3 बजे इनके हाथ में जब बॉम्बे हाईकोर्ट की ऑर्डर कॉपी लगी, तब इन्हें इस बात का पता चला कि उन्हें अब कैश बेल के बजाय श्योरिटी देनी है, और श्योरिटी देने के लिए कोई एक जिम्मेदार ऐसा नागरिक चाहिए जिसके ऊपर शाहरुख खान भरोसा कर सकें। और उसके बाद में जब उन्होंने इस बारे में जूही चावला को तैयार किया होगा, तब उन्हें 3 बजे ये जानकारी दी गई होगी, और 3 बजे जब जानकारी दी गई, यही वजह है कि जूही चावला को भी 3 बजे जानकारी मिलने के बाद सेशन कोर्ट पहुंचने में 4:30 बज गए। 1.5 घंटे का वक्त लग गया। और उसके बाद का जो प्रोसेस था, जैसे कि खुद सतीश मानेश शिंदे ने कहा कि सेशन कोर्ट का प्रोसेस सिर्फ 1 घंटे का था। यानी अगर 3 बजे जब उन्हें ऑर्डर कॉपी मिली, उसी वक्त अगर उनके पास कोई जामीनदार अगर एज प्लान बी के मुताबिक अगर सेशन कोर्ट के प्रीमाइसेस के आसपास अगर मौजूद होता, तो ये प्रोसेस 4 बजे खत्म हो सकती थी, जो आज 5:30-6 बजे खत्म हुई। और अगर ये 4 बजे प्रोसेस खत्म हो जाती तो शायद जो रिलीज ऑर्डर है वो आज आर्थर रोड जेल में 5:30 बजे के पहले पहुंच जाता और आर्यन खान की आज रिहाई हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो वकीलों की टीम है वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और ना ही कि उन्हें आज जो कैश बेल है वो मिल जाएगी, और दूसरी तरफ उनका प्लान बी का ना होना। वकीलों की बड़ी टीम, जिस टीम में सतीश मान शिंदे, मुकुल रोहतगी जैसे नाम हो, जो अपने आप में नाम ही काफी हैं, जब उस टीम से चूक होती है तो सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल अदिति, देखिए जहां तक मुकुल रोहतगी इनका सवाल है, बहुत ही वरिष्ठ ये जो है वकील गए हैं, और उन्होंने अपना जो काम है वो बहुत बखूबी किया। जो उनका काम था जमानत दिलाना, और उसके बाद में जो प्रोसेस करवाने का जो काम होता है आगे, वो सतीश मानेश शिंदे जैसे या अमित देसाई या उनके जो जूनियर वकीलों की जो टीम होती है, ये वकीलों का काम होता है। और आज जब ये प्रोसेस करना था तब मुकुल रोहतगी तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि सतीश मानेश शिंदे और उनकी जो टीम है वो ये प्रोसेस कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जब कोई क्लाइंट जो है, शाहरुख खान जैसा क्लाइंट जब आपको बड़ी रकम पे करता है, तो वो चाहता है कि एक मिनट जो है वो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और जो आरोपी जेल के अंदर कैद है उसे एक और रात यानी तकरीबन 12 घंटे का जो समय है या 15 घंटे का जो समय है वो जेल के भीतर ना बिताना पड़े। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो एक चूक थी, वो ये जो प्लान बी था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद इसे अपने दिमाग में नहीं रखा, फोकस में नहीं रखा, जिसका खामियाजा जो है शाहरुख खान को भुगतना पड़ा, या यूं कहे आर्यन खान को। क्या सतीश मानेश शिंदे की टीम से बात हो पाई? क्या वजह वो बता रहे हैं? ओवर कॉन्फिडेंस था, प्रिपेयर्ड नहीं थे कि श्योरिटी बॉन्ड मांगा जाएगा? क्या वजह रही है? हालांकि उनसे बातचीत में ये हमने जरूर कंफर्म किया कि क्या उन्होंने कैश बेल की मांग की थी या नहीं की थी, तो उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की है हमें कि उन्होंने कैश बेल की मांग की थी, और उसके बाद में जो है वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। लेकिन
गलती कहाँ थी, या ओवर कॉन्फिडेंस था या नहीं था, प्लान बी था या नहीं था, चूक कहाँ हुई, इस पर जो हमें उनकी कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं मिल पाई है। और शायद अगर हम पूछे भी तो पता नहीं कि कोई वकील अपनी ऐसी गलती खुद से मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। अदिति, यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि शाहरुख की टीम से आपकी बात हो पाई क्या? शाहरुख खान की टीम में इस अगर हम इसे लैप्स कह सकते हैं तो इसे लेकर क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि शाहरुख खान सेशंस कोर्ट के बाहर थे जब जूही चावला एक जमानती के तौर पर अदालत के अंदर थी। जी बिल्कुल, कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल था आदित्य कि आखिर उन्होंने अपने किसी स्टाफ को या अपनी मैनेजर को जो है श्योरिटी के लिए क्यों नहीं रखा। लेकिन यहाँ पर आमतौर पे देखा जाता है कि जब आपका कोई स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो आपके साथ शायद लंबे समय तक आपके यहाँ नौकरी नहीं करे, कभी भी वो नौकरी चेंज कर दे, और ऐसे में आपको श्योरिटी देने वाला कोई शख्स ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आप लंबे समय के लिए भरोसा कर सकें। और यही वजह है कि अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी अच्छे दोस्त को जो है चुना जाता है श्योरिटी देने के लिए ऐसे मामलों में। और यही वजह है कि शायद शाहरुख खान ने जूही चावला को चुना होगा कि वो अपनी ये जिम्मेदारी लें, क्योंकि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है आमतौर पे। क्योंकि अगर कल को आर्यन खान कोई भी वायलेशन अगर कर देते हैं या वो कहीं पे मान लीजिए हाजिर नहीं होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो जूही चावला की बन जाती है बतौर श्योरिटी के तौर पे। लेकिन ये जो आज चूक हुई है या आज जो देरी हुई है, इसको लेकर के हमें अब तक टीम एसआरके की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। राकेश, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, 1 लाख के मुचलके पर जमानत की बात कही जा रही है, क्या कोई भी ऐसा शख्स नहीं था शाहरुख खान की टीम में? जूही चावला का आपने जिक्र किया, आपने कहा उनको 1.5 घंटा भी लगा, एक्स्ट्रा 90 मिनट्स, और शायद वो एक्स्ट्रा 90 मिनट्स जो थे वो आज क्रूशियल साबित हुए और आर्यन खान बाहर नहीं आ पाए। लेकिन सवाल ये कि कोई ऐसा शख्स नहीं था शाहरुख खान की टीम में भी या फिर इस लीगल टीम में भी जो एक ऐसा गारंटर इंश्योर कर सकता, जो आर्यन खान के लिए ये श्योरिटी बॉन्ड पेश कर पाता? देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है आदित्य कि ये अगर जानकारी शाहरुख खान को पहले दी गई होती कि हमें एक गारंटर की जरूरत पड़ सकती है, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी को तैयार रखते और वो किसी ना किसी को उस कोर्ट प्रीमाइसेस के पास ही रखते। लेकिन ये जो जानकारी ही है, ये आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जब ऑर्डर आया है तब उन्हें पता चला है कि कैश बेल रिजेक्ट हो गई, और 3 बजे के बाद ही ये जानकारी शाहरुख खान को शायद दी गई होगी, और उसके बाद में ही किसे जो है दिया जाए, किसे गारंटर रखा जाए, ये कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने किसी स्टाफ को या वकीलों की किसी टीम में से किसी को जो है वो ऐसे श्योरिटी के लिए रखना पसंद नहीं करेंगे, या कोई जो शख्स है वो भी तैयार नहीं होगा। ये एक जिम्मेदारी का काम है, उन्हें चाहिए कोई भरोसेमंद आदमी, साथ ही साथ ऐसा कोई आदमी जिसका पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी क्लीन हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो जानकारी देरी से मिली और जो प्लान, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि जो प्लान बी नहीं था लीगल टीम के पास, वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि हमें कैश बेल मिल जाएगी, और कैश बेल की जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे अहमियत रखती है। आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर 25,000 या 50,000 का मुचलका होता है तो आप कैश बिल पे कर देते हैं, लेकिन जब अमाउंट बड़ी होती है तब शायद जो है वहां पर कैश बिल की जो सुविधा है वो अदालत कई बार नहीं देती है और उसके बजाय श्योरिटी मांगती है। उसमें भी आपको फिर 1 लाख रुपए की जब श्योरिटी है तो आपको कोई ऐसा गारंटर चाहिए जिसके पास असेट्स जो है वो उतने ज्यादा हो या उसकी इनकम इतनी ज्यादा हो कि कम से कम वो 1 लाख रुपए भरने का की जो है वो कैपेसिटी रखता हो। और यही वजह है कि ऐसे किसी भरोसेमंद आदमी को रखा जाता है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर ये सही जानकारी अगर उनको दी गई होती तो इस तरीके से तैयारी रखी जा सकती थी, एक बैकअप प्लान हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं या प्लान बी ना होने की बात कर रहे हैं, वही इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो आर्यन खान की जो लीगल टीम थी उसके पास प्लान बी नहीं था या ओवर कॉन्फिडेंस की बात यहाँ पर राकेश आप कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर ये कैश बेल होती और 1 लाख के मुचलके पर ये जमानत ना होती तो फिर कितना फर्क पड़ता? एज इन क्या आज आर्यन खान, अगर ये कैश बेल होती तो क्या आर्यन खान इस वक्त घर में होते? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर 3 बजे ये ऑर्डर आता है और ये पता चलता है कि कैश बेल है देनी है आपको, तो आप 3 बजे वो ऑर्डर की कॉपी लेकर के जाते, आप स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में, आप वहां पर तकरीबन 3:15 बजे पहुंचते, आप कैश जो है वहां डिपॉजिट करते, चाहे वो आपको डीडी फॉर्मेट में देना हो या जिस तरीके से भी देना हो, आप 3:30 बजे तक जो है वो आप दे चुके होते। उसके बाद की जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस है वो 1 घंटे चलती, तो जिस ज्यादा से ज्यादा जो है 4:30 बजे तक आपके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाते, और उसके बाद आपको आर्थर रोड जेल पहुंचने के लिए आधे घंटे का वक्त लगता। तो आप तय समय जो 5:30 का जो डेडलाइन था उससे आप आधे घंटे पहले ही जो है सेफर साइड के लिए 5 बजे पहुंच जाते और अपनी जो रिलीज ऑर्डर है वहां डाल पाते, और जिससे आर्यन खान की रिहाई हो जाती। तो कैश बेल से तो ये फर्क पड़ता ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये श्योरिटी बेल भी है तो अगर 3 बजे आपको पता चला है कि ये श्योरिटी बेल है और उसी वक्त अगर आपके पास कोई गारंटर भी अगर तैयार है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो यही बात वहां पर भी लागू होती है कि वो गारंटर जैसे ही सेशन कोर्ट पहुंचता तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो ये प्रक्रिया पूरी हो जाती और ऑर्डर जो है वो सही समय पे आर्थर रोड जेल पहुंच जाता, और तब भी आर्यन खान की जो रिहाई है वो मुमकिन थी।
राकेश त्रिवेदी, जैसे कि अभी आपने बताया, खुद ही आपने बताया कि जब अक्सर ये अमाउंट जो है 50,000 से ज्यादा का होता है तो कोर्ट जो है वो कैश बेल को प्रेफर नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट 1 लाख था, क्या ये वजह रही कि कैश बेल रिजेक्ट हो गई? क्योंकि कल मुकुल रोहतगी द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कैश बेल के लिए। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस पे, कि वो किस तरीके से क्या ऑर्डर देना चाहते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है पुराने कुछ केसेस में कि 50,000 एक जो तय लिमिट, जो तय अमाउंट है उसकी एक लिमिट है। अगर आपको बैंक के थ्रू, अगर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रेज करना है या पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन कहीं पे सरकारी खाते में जमा करना है, तो उसकी एक लिमिट भी शायद जो है वो तय की गई है। लेकिन चूंकि अमाउंट 1 लाख रुपए का था, वो शायद हो सकता है कि वो उस लिमिट से ज्यादा हो। यही वजह भी हो सकती है कि आपने उसे कैश बिल नहीं रखा। दूसरी बात, यहां पर शायद अदालत को यह भी लगा हो कि 1 लाख रुपए की जो कीमत है वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट के तौर पे शाहरुख खान के लिए, उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसलिए 1 लाख रुपए नगद के बजाय अगर किसी शख्स की अगर गारंटी लेते हैं, किसी से श्योरिटी लेते हैं, तो वहां पर जो सिस्टम के लिए, एनसीबी के लिए, जांच एजेंसियों के लिए या जुडिशियल सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा हो सकती है आरोपी को लेकर के। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि उन्होंने अपना जो है प्रोगेटिव इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर श्योरिटी बिल डिक्लेयर की हो। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिवेदी, इस पूरी खबर को इतनी साधारण भाषा में, सरल भाषा में दर्शकों के सामने रखने के लिए। आर्यन खान की रिहाई में देरी का मुख्य कारण माना जाए तो सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान को सिर्फ कैश बेल, नकद जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया। ये रिक्वेस्ट जब रिजेक्ट हो गई तब जाकर श्योरिटी बेल लेने की तलाश शुरू हुई और जूही चावला को तैयार होकर अदालत तक पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए, जैसा कि अभी आपने राकेश त्रिवेदी को कहते हुए सुना। पूरी प्रक्रिया खत्म होते हुए देर हो गई और आदेश आने तक, रिहाई का आदेश आने तक, आर्थर रोड जेल तक 5:30 बजे की डेडलाइन थी। ये नहीं पहुंच पाया। आपको दिखाते हैं आज दिन भर क्या हुआ। शाहरुख खान के घर मन्नत में जन्नत जैसे जश्न का माहौल है। पूरी कोठी को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। आर्यन खान के आज ही लौटने की उम्मीद थी, क्योंकि हाईकोर्ट से सेशंस कोर्ट तक की कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। जूही चावला जमानत देने खुद सेशंस कोर्ट तक पहुंची थी। अहम बात यह है कि शाहरुख खान सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे, क्योंकि कई सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको पूरा करने के लिए परिवार के किसी सदस्य की जरूरत होती है। क्योंकि आर्यन खान जेल के अंदर है तो उनके पिता शाहरुख खान उन कंडीशंस को पूरा कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं किसी पेपर पर, और यही वजह थी कि शाहरुख खान पूरे वक्त सेशन कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे। वहां तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन सेशंस कोर्ट से आर्थर रोड जेल तक जमानत की चिट्ठी सही वक्त पर नहीं पहुंच सकी। जेल के बाहर टंगी जमानत बॉक्स खुला तो उसमें तमाम दूसरे कैदियों की जमानत के दस्तावेज थे, लेकिन आर्यन खान की जमानत के दस्तावेज नहीं पहुंच सके थे। आर्यन की जमानत में देरी का खुलासा खुद जेलर नितिन वायचल ने जी न्यूज पर किया। 5.5 लाख पेटी है, आज नहीं छूटेगा। यानी बंदी अगर हो गई उसके पहले भी आगे हो गई, हमारी बंदी हो गई। बंदी होने के बाद 6 बजे हमारा जेल बंद हो जाता है जी। उसके बाद हम किसी को नहीं छोड़ते। तो कल सुबह से कितने बजे खुलती है पेटी? वो नहीं बता सकता हूँ मैं। आर्यन खान की रिहाई की सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। अब शनिवार 30 अक्टूबर को जमानत बॉक्स खुलने के बाद चंद घंटों के अंदर आर्यन खान अपने घर पहुंच सकते हैं। 4:30 पौने 5 बजे के करीब आर्यन खान के वकील सेशन कोर्ट पहुंचे थे और वहां पर जो फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा करने में उनको वक्त लगा, तो वो पूरा करते करते उनको 6 बज गए थे सेशन कोर्ट में। और यही वजह है कि तय समय पर, यानी कि आज 5:30 बजे जमानत पेटी में वो रिलीज पेपर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से आज आर्यन खान जेल से बाहर नहीं आ पाए। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बुधवार को ही जमानत मिल चुकी थी। फैसले की पूरी कॉपी आर्यन के वकीलों को नहीं मिल पाई थी, लेकिन फैसले का ऑपरेटिव पार्ट मिल चुका था। दरअसल गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे आर्यन खान के वकीलों को जमानत की ऑर्डर कॉपी मिल चुकी थी। शुक्रवार को आर्यन खान के वकील सतीश मानचिंदे हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी लेकर एनडीपीएस सेशंस कोर्ट भी पहुंचे। सेशंस कोर्ट की रजिस्ट्री में हाईकोर्ट का आदेश दाखिल किया गया। आदेश के मुताबिक आर्यन खान के 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरा गया और जूही चावला ने आर्यन खान की जमानत भी दी। इसके बाद सेशंस कोर्ट के जज के दस्तखत वाला रिहाई आदेश लेकर सतीश मानचिंदे आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए। लेकिन आर्थर रोड जेल के बाहर टंगा जमानत बॉक्स तब तक उतर चुका था। अब शनिवार की सुबह का इंतजार है, जब आर्थर रोड जेल के बाहर का ये जमानत बॉक्स खुलेगा
और तब जाकर आर्यन खान 28वें दिन अपने घर पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई ड्रग्स केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं और नई नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं जो इस पूरे मामले को नया मोड़ दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई में रेव पार्टी के दौरान मौजूद एक व्यक्ति काशिफ खान को लेकर सवाल उठाए। नवाब मलिक ने काशिफ पर संगीन आरोप लगाए। मलिक के मुताबिक काशिफ खान ड्रग्स रैकेट से लेकर सेक्स रैकेट तक में शामिल है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने ये इल्जाम भी लगाया कि काशिफ खान का कनेक्शन समीर वानखेड़े से। हम आपको बताएंगे कि नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने क्या जवाब दिया। इसके साथ ही हम आपको काशिफ खान से एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में ड्रग का धंधा करता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई। एक फिल्म स्टार का बेटा, रेव पार्टी, ड्रग्स रैकेट, एक्शन लेने के लिए मशहूर सख्त छवि का सरकारी अफसर, उनकी पत्नी एक बड़ा राजनेता, नशे का जाल, साजिश की चाल, गुनाह और गवाह, नशाखोरी से लेकर रिश्वतखोरी तक के इल्जाम, गिरफ्तारी, अदालत, मुकदमा, जमानत और बहुत सारा सस्पेंस। पिछले 26 दिनों में आपने आर्यन खान ड्रग्स केस में ये सारे किरदार देख ही लिए होंगे, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ड्रग्स केस की पिक्चर में कल दाढ़ी वाले शख्स की एंट्री हुई थी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को लेकर सवाल किए थे। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब, ये दाढ़ी वाला कौन है? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। इसके बाद नवाब मलिक ने काशिफ खान का नाम लेकर समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश की। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि काशिफ खान समीर वानखेड़े का करीबी है, दोनों के बीच मिली भगत है। वो व्यक्ति माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं। नवाब मलिक ने दावा किया कि रेव पार्टी में काशिफ खान की भूमिका को लेकर एनसीबी ने कोई छानबीन नहीं की। एनसीबी ने आर्यन खान को तो पकड़ लिया, लेकिन काशिफ खान पर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि नवाब मलिक के मुताबिक काशिफ खान को समीर वानखेड़े का संरक्षण हासिल है। यानी काशिफ का कंधा नवाब मलिक के आरोपों की बंदूक और टारगेट पर समीर वानखेड़े। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि नवाब मलिक की एनसीबी से नाराजगी तब से है जब एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस पूरे ड्रग मामले में नवाब मलिक ने काशिफ खान के अलावा किरण गोसावी का भी जिक्र किया है। आपको याद होगा कि किरण गोसावी वो व्यक्ति है जिसे आर्यन खान का हाथ पकड़कर एनसीबी ऑफिस ले जाते देखा गया था। हालांकि किरण गोसावी ने बाद में सफाई दी थी कि आर्यन खान चलते हुए अचानक फिसल गए थे और उन्होंने आर्यन को सहारा देने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। किरण गोसावी की 2 और तस्वीरें आर्यन खान के साथ सामने आई थी। एक तस्वीर जिसमें वो आर्यन के साथ सेल्फी ले रहे थे और दूसरा वीडियो जिसमें किरण गोसावी अपने फोन पर आर्यन खान की बात किसी व्यक्ति से करवा रहे थे। किरण गोसावी को अब एक धोखाधड़ी के पुराने केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी से पहले किरण गोसावी इन सभी बातों पर सफाई दे चुके हैं और निर्दोष होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन नवाब मलिक ने किरण गोसावी को लेकर तंज कसा और लगे हाथों एनसीबी पर भी निशाना साधा।
जो व्यक्ति आर्यन खान को घसीटते हुए एनसीबी के कार्यालय में ले जा रहा था, वो व्यक्ति लॉकअप में है, सलाखों के पीछे है। जो व्यक्ति आर्यन खान को और उनके साथियों को जमानत ना मिले इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहा था, कल वो कोर्ट में दस्तक दे रहा था, तो पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नवाब मलिक का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर आर्यन खान को बहुत पहले ही जमानत मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी ने जानबूझकर इस पूरे मामले को लटकाए रखा। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि एनसीबी ड्रग्स के बहाने बॉलीवुड पर निशाना बना रही है और साथ ही साथ बॉलीवुड के सितारों से वसूली करने में लगी हुई है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। नवाब मलिक ने इस पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं रेडकर ताई से कहता हूँ, रेडकर ताई, अगर कोई गुनाह कर दे और ये कहे कि मेरे गुनाहों को इसलिए माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, हमें लगता है न्याय के सामने जात, धर्म, प्रांत, भाषा नहीं होती। नवाब मलिक एनसीबी के कद्दावर नेता हैं, महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनका आरोप है कि वानखेड़े परिवार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। टेलीविजन पर मुझे धमकी दी गई वानखेड़े साहब के परिवार की तरफ से, उनको ट्विटर पे कुछ लिखने से रोका जाए। कल उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री महोदय को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि हम मराठी हैं, हमें मराठी होने के नाते आप सहायता करें, हमारी मदद करें। नवाब मलिक का परिवार भी 70 सालों से इस शहर में है। नवाब मलिक मंजे हुए राजनेता हैं, आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए उन्होंने ड्रग्स केस की जांच के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। जो मेरी शंका थी कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है, इसलिए पूरी जिन, जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। नवाब मलिक के उन तमाम आरोपों को लेकर जब समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उनका जवाब छोटा लेकिन सटीक था। आप जानते हैं कि आपका आरोप है महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ, एब्सोल्युटली लाई, एंड आई कैन नॉट कमेंट। सॉरी। ड्रग्स केस में जांच का दायरा अब बढ़ चुका है। खुद समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की भी जांच हो रही है। कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन दोषी और कौन निर्दोष, ये कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन इस मामले में दो बातें तो तय है कि इसमें कई और नए किरदार सामने आएंगे, कई और नए राज भी खुलेंगे। दूसरा ये कि ड्रग्स और बॉलीवुड के बहाने कई लोगों की राजनीति की दुकान खूब चलेगी। जितेंद्र शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज हमेशा आपको हर खबर के दोनों पक्ष दिखाता है ताकि आप सच्चाई तक पहुंच सके। नवाब मलिक ने तो मीडिया के सामने काशिफ खान पर आरोप लगा दिए, लेकिन काशिफ खान अब तक सामने नहीं आए थे। हमने काशिफ खान से खास बातचीत की और पूछा कि नवाब मलिक के आरोपों में कितना दम है। हमने काशिफ खान से ये सवाल भी किया कि क्या वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के करीबी हैं। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। काशिफ खान, कुछ दिनों पहले तक ये नाम देश में चंद लोग ही जानते होंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने काशिफ खान को सुर्खियों में ला दिया। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। नवाब मलिक ने काशिफ खान की तस्वीरें दिखाकर उन्हें दाढ़ी वाला व्यक्ति कहकर पुकारा। फिर नवाब मलिक ने काशिफ खान पर संगीन आरोप लगाए। नवाब मलिक ने काशिफ खान पर ड्रग रैकेट से लेकर सेक्स रैकेट तक में शामिल होने का इल्जाम लगा दिया।
नवाब मलिक के आरोप बहुत गंभीर हैं, लेकिन इस पर काशिफ खान का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए जी न्यूज ने काशिफ खान से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। काशिफ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े और काशिफ खान के बीच कनेक्शन है, लेकिन काशिफ खान ने जी न्यूज से बात करते हुए साफ शब्दों में कहा कि वो तो समीर वानखड़े को पहचानते ही नहीं और ना कभी उनसे मिले हैं। मेरा ये जो आरोप है या जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और बेधड़क, गलत और झूठे हैं। मैं समीर वानखड़े को बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ। दूर दूर तक मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने जिंदगी में उनसे बात की है, मैं कभी उनके साथ कभी कनेक्शन में आया हूँ, ना मैं उनको कभी आमने सामने भी आया हूँ। जो भी बात की जा रही है मेरी और समीर वानखड़े के बारे में कि मैं करीबी, वो बिल्कुल गलत है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसी बात की जा रही है। नवाब मलिक ने सवाल उठाया था कि जिस पार्टी के दौरान फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, उसमें काशिफ खान क्या कर रहे थे। नवाब मलिक ने पूछा था कि आर्यन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन काशिफ खान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। काशिफ ने इसका भी जवाब दिया। पर्सनल कैपेसिटी में दो दोस्त के साथ एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, जो 1800 लोग और जो जिन्होंने टिकट खरीदा उस पार्टी के पोजीशन में ही गया था। ना मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, ना मैं कोई दूर दूर तक इस ऑर्गेनाइजर के साथ तो मिला हूँ, जो मतलब कनेक्टेड हूँ। काशिफ खान ने साफ कहा कि वो ना तो नवाब मलिक को जानते हैं और ना समीर वानखड़े को। मैं श्री नवाब मलिक जी से ना जिंदगी में कभी मिला हूँ, ना कभी उनसे मेरा कोई कनेक्शन हुआ है, ना मैं उनके साथ कोई वार्तालाप भी किया हूँ। मैं ना समीर वानखड़े जी, ना नवाब मलिक जी, दोनों को भी कहीं किधर दूर दूर तक नहीं जानता, ना पहचानता हूँ। नवाब मलिक ने काशिफ खान पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। आर्यन खान की गिरफ्तारी भी ड्रग्स केस में हुई है। काशिफ खान का दावा है कि ना तो उसका ड्रग्स नेटवर्क से कोई लेना देना है और ना ही आर्यन खान से उसका कोई संबंध है। आर्यन खान को भी नहीं पहचानता। आर्यन खान से भी मेरा कोई वार्तालाप, कोई डिस्कशन, कोई रिलेशन, कोई फ्रेंडशिप कुछ नहीं है। काशिफ खान ने नवाब मलिक के हर आरोप को गलत करार दिया और खुद को बेगुनाह बताया। बहरहाल किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब देखना है कि क्या कोई जांच एजेंसी काशिफ खान को पूछताछ के लिए समन करती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.